जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस का जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वही आपके एग्जाम में पूछेगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना क्योंकि एक एक क्वेश्चन से यहीं से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो, लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी विषय का आपको वीडियो मिल सके मेरे चैनल की मदद से। और सब वीडियो मैं आपको दूंगा, जो क्वेश्चन आने वाला होगा वही क्वेश्चन का वीडियो मैं दूंगा। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन फिक्स से किया आएगा। इसका आंसर याद रखना सभी बच्चे। इसका आंसर होगा डी नंबर, जयप्रकाश नारायण, जिसको शॉर्टकट में हम लोग जेपी नारायण बोलते हैं। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो हमारा देश 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमारे देश से ही बांग्लादेश अलग कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में, जो यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो अच्छे से आंसर याद करो, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में। आंसर आपका सी नंबर होगा। ठीक है, अब देखो 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले राजस्थान राज्य में ना पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर आपका 3 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लो, दिया राजस्थान दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आप लोग जानते हैं कि हरियाणा और चंडीगढ़ की राजधानी, हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी वो चंडीगढ़ है, यानी कि 2 राज्यों की राजधानी एक ही जगह यानी कि चंडीगढ़ है। तो इसका हम लोग आंसर बोल सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ही है, यानी कि आंसर आपका होगा 4 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण क्या? तो संघ सरकार का उदाहरण क्या होता है? तो बहुत लड़के इसका आंसर बताते हैं, सर इसका आंसर अमेरिका होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो भारत, कनाडा, अमेरिका दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर बोल सकते हैं कि इसका आंसर डी नंबर होगा। इनमें सभी अमेरिका भी होगा, भारत भी होगा, कनाडा भी होगा, लेकिन बहुत लोग इसका आंसर कंफ्यूज करके इसका आंसर अमेरिका पर टिक लगा देते हैं। लेकिन जो किताब में दिया ना उसमें अमेरिका दिया है, लेकिन अमेरिका के अलावा बी और सी में ना ऑप्शन इधर उधर कर दिया, इसलिए आप अमेरिका पर टिक लगा दें। लेकिन यहाँ पर आपको बी नंबर में भारत और सी नंबर में कनाडा मिलेगा, यानी कि जब ये ऑप्शन मिलेगा तो डी नंबर टिक लगाना। अगर बी की जगह पर रूस, सी की जगह पर चीन दे तो आप लोग आंसर टिक लगाना ए नंबर पर। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। 6 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? जो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है उसको हम लोग आरबीआई बैंक के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में आरबीआई कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी नंबर में दिया। ठीक है, सी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके याद कर लो ना इसको। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों के लिए। ठीक है, कृषि उत्पादों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आंसर देना चाहेंगे 7 का बी नंबर 1 मार्क। यहाँ पर हाल मार्क नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरा का है, ये क्वेश्चन अलग है और वाला क्वेश्चन अलग था जिसका आंसर हाल मार्क था, लेकिन यहाँ पर 1 मार्क होगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भूल से भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी आपका परीक्षा होगा, जो भी पेपर आएगा आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से, जैसे हम लोग कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं ना, और दूसरे क्षेत्र द्वितीय क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र हम लोग सेवा क्षेत्र को बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। सोचो मत, आंसर टी लगा दो सी नंबर पर। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? हमारे बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए तो बिहार में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो हम लोग चरक को बोलते हैं। आयुर्वेद का जनक हम लोग चरक को बोलते हैं, तो आंसर आपका होगा बी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैला, यानी कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो आप लोग बता सकते हो 7%। क्या बता सकते हो? 7% आप लोग बता सकते हो। आंसर आपका 11 का डी नंबर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है अगला, निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण समझते हैं, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेटाइट के जगह पर हेमाटाइट भी हो सकता है, क्योंकि लौह युक्त खनिज का 2 उदाहरण होता है, एक होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमाटाइट। तो मैग्नेटाइट दिया तो मैग्नेटाइट पर टिक लगाओ, अगर हेमाटाइट दिया होता तो हेमाटाइट पर टिक लगाते हैं, लेकिन वो नहीं दिया तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो दिया उस पर हम लोग टिक लगाएंगे। अब देखो अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, सबसे घटिया कोयला कौन है? देखो सबसे घटिया कोयला, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में एक
ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पीट, तो हम लोग पीट कोला को घटिया किस्म के कोयले के नाम से हम लोग जाना करते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल कौन नहीं है, रबड़, गन्ना, धान और चाय। तो यहाँ पर आपका 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ जी धान होगा। धान जो है ना वो रोपण फसल नहीं है, बाकी देख लो गन्ना, चाय और ये आपका रबड़, ये सब क्या है रोपण फसल, लेकिन धान क्या रोपण फसल नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, 15 नंबर। तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो क्या है, धान है। तो यहाँ पर आप लोग डी नंबर में दे सकते हो, धान है क्या है, तो धान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, यानी बिहार में कितना प्रतिशत जो कृषि क्षेत्र है वो है, तो आप लोग बताना सर 80%, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध किसको कहते हैं, हीराकुंड को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, तो भारत में जो सबसे लंबा बांध होता है उसका नाम है आपका हीराकुंड, याद रखना हीराकुंड, ठीक है। सब लोग याद रखना हीराकुंड, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है, तो हम लोग लोहा को ना उद्योगों की जननी मानते हैं, जबकि सबसे भारी तत्व भी नहीं है। सबसे भारी धातु तो आपका होता है क्या होता है, यूरेनियम होता है, लेकिन उसको हम लोग उद्योगों की जननी नहीं मानते हैं, उद्योगों की जननी हम लोग लोहा को ही मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, देखो एंथ्रासाइड जो होता है ना वो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है। एंथ्रासाइड सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है, लेकिन घटिया किस्म का कोयला पीट होता है, ठीक है। यही दोनों में फर्क है, क्योंकि बहुत लोग घटिया किस्म का कोयला का नाम दे देते हैं एंथ्रासाइड, लेकिन वो पीट होगा, लेकिन इसका आंसर होगा एंथ्रासाइड, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है गंडक परियोजना है, तो 20 का आंसर आपका होगा वाल्मीकि नगर में, आंसर आपका बी नंबर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्र किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश, जिसको एमपी बोलते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कहलागांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, कहलागांव विद्युत तापीय परियोजना कहाँ है, तो भागलपुर जिला में स्थित है, भागलपुर जिला, यानी कि आंसर होगा ए नंबर, भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो भागलपुर जिला में स्थित है, ठीक है। अब देखो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक देखिए, तो वर्षा की कमी, ठीक है, वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी। नहीं, सूखा कब होता है, जब वर्षा की कमी होती है, वर्षा आपके एरिया में नहीं होती है, केवल धूप होता है, तो वहाँ पर सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, यानी कि बिहार का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आते ही रहता है, ठीक है, उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आते ही रहता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है, रज्जू मार्ग, तो रज्जू से नाम आ जाता है, राजगीर में स्थित है, क्योंकि बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना वो राजगीर में ही स्थित है, तो आंसर होगा बी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था, आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। सब लोग देखो वीडियो को लाइक कर लो, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर लो। एग्जाम आपको पता है ना कि कितना नज़दीक आ चुका है, अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको अच्छे से एकदम रिपीट करते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है या किससे संबंधित है, तो 27 का आंसर होगा एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा मतलब कि हमको लग रहा है सस्पिशन। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, हाँ रिहंद बांध से संबंधित, रिहंद बांध दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, रिहंद बांध से संबंधित है, ठीक है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य का, यानी कि सबसे ज़्यादा भूस्खलन से प्रभावित होने वाला राज्य का नाम बताइए, वो है आपका उत्तराखंड, देहरादून, नाम सुने हैं ना उत्तराखंड का, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा भूस्खलन की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा पड़ने वाला है, यानी कि बिहार में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूखा पड़ता है। अभी क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है बिहार का जहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है, तो हम लोग बोले उत्तरी बिहार। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा सुखाड़ होता है, तो सुखाड़ आपका होता है दक्षिणी बिहार में, जो आंसर आपको यहाँ पर सी नंबर में दिया गया, दक्षिण बिहार में सूखा हमेशा होती रहती है, सुखाड़ की समस्या उत्पन्न होती है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो 1871 में हम लोग जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, किसकी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, हम सभी जानते हैं, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो संसदीय शासन व्यवस्था, यहाँ पर ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। एक मिनट संवैधानिक राजतंत्र ना, एक मिनट, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर बी नंबर होना चाहिए ना। 1830 की क्रांति के बाद ना कह रहा है, तो संवैधानिक राजतंत्र होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लेनिन नामक व्यक्ति ने किया था। आपको पता ना, लेनिन, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। चलो जस्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल मार्ग था। तो रेशम मार्ग, क्योंकि उस समय रेशम मार्ग का व्यापार हुआ करता था। कब, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा स्थल मार्ग का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग का व्यापार होता था। आंसर याद है ना, रेशम मार्ग होगा 33 का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया, यानी कि भंग कर दिया। तो आप लोग बता सकते हैं असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरा चौरी बाल हत्याकांड के बाद उन्होंने बंद ही कर दिया, ठीक है। उन्होंने एकदम पूरा का पूरा बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग 1 मई को मनाते हैं, 1 मई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे भारत में, तो 36 का आंसर क्या होगा जी, 36 का आंसर होगा सी नंबर 8 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ, तो ये 2005 में शायद हुआ था, वो भी राजस्थान से शायद, ठीक है। आंसर होगा 2005, लेकिन इसका आंसर याद रखो 2005 होगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखो 2005 होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो अमेरिका के महान विद्वान व्यक्ति अब्राहम लिंकन के यह कथन है, क्योंकि अब्राहम लिंकन अपने बलबूते पर अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। जैसे कि बिहार के कर्पूरी ठाकुर हैं, जो अपने बलबूते पर यहाँ का मुख्यमंत्री बन चुके, और यही है अब्राहम लिंकन, जो अपने बलबूते पर अमेरिका का राष्ट्रपति समझ लो बन चुके थे। ये आम बात थोड़ी ना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। 73वां आंसर दिया ना, यहाँ पर बी नंबर में आपको हो देगा, ठीक है। आंसर होगा बी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। देखो भारत में लोकतंत्र की सफलता में शिक्षा भी बाधा है। अशिक्षा का मतलब कि बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है, और साथ में गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है। देखो गरीबी के कारण पैसा देकर वोट खरीद लिया जाता है, अशिक्षा के कारण कोई समझ नहीं पाता है कि हमको कहाँ वोट देना है, और बेरोजगारी का मतलब तो समझते हुए हर कोई ज़्यादातर आजकल बेरोजगार मिल रहा है। पैसा दो, जहाँ मन करे वहाँ वो वोट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये सब कारण है लोकतंत्र की सफलता में, ठीक है। अब देखो तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू होती है, तो हमारे किन पर लागू होती है, किसानों पर लागू होती है। तो देखो 41 का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि तीन कटिया प्रणाली जो होती है ना रूल, वो किसानों पर ही लागू होती है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो 42 यानी कि 42 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति का गठन किया था। हंटर समिति का गठन किया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार है, ठीक है। और बिहार में ये इनका जहाँ पर जन्म हुआ था पता कर लेना, वहीं से मैं भी बिलोंग करता हूँ, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर आपका 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा जिला में स्थित है। नवादा जिला में स्थित है, बहुत लोग नवादा से होंगे, उनको पता होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। किस देश की सीमा हमारे बिहार से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन दिया। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर बता देगा, हर कोई बता देगा नेपाल की जो सीमा हमारे बिहार से जुड़ी हुई है। अब देखो 46 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है, तो बहुदलीय व्यवस्था की हमको खास जरूरत पड़ती है, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। आंसर होगा सी नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन है
आपका 47 नंबर की भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर देने में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। 47 का आंसर आप लोग ठीक लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी पर, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो 1975 ईस्वी और एक दिया है 1977। इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपका आंसर होगा 1975, क्योंकि 1975 ईस्वी में ना भारत के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, और वही 1977 ईस्वी में भारत में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ठीक है, तो यहाँ आंसर याद रखना, इसका आंसर होगा बी नंबर। जस्ट अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोग अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं, भूकंप केंद्र नहीं बल्कि अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर की सुनामी संबंधित है। देखो सुनामी समुद्र में आती है तो हम लोग सुनामी बोल सकते हैं, सुनामी संबंधित है तो समुद्र संबंधित है, क्योंकि सुनामी अक्सर समुद्र में ही आती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, जो यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, आपको कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। देखो प्राकृतिक आपदा पहचानने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। वो आपदा जो अपने आप आती है, किसी से बता कर नहीं आती है। जैसे कि मान लेते भूकंप, अगर भूकंप आएगा तो क्या आपको सूचना देकर आएगा कि मैं कल आऊँगा, मैं परसों आऊँगा, ऐसे सूचना देकर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आग लगना, बम विस्फोटों, रासायनिक दुर्घटना, ये सब मानव के द्वारा किया जाने वाला आपदा है, तो इसको हम लोग मानव जनित आपदा में रखेंगे, लेकिन भूकंप को हम लोग प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, जस्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन खरीफ फसल है। देखो खरीफ फसल हम लोग धान को कहते हैं, और धान के सीजन में जो भी फसलें बोई जाएगी उसको हम लोग खरीफ फसल के नाम से ही जानेंगे। लेकिन देखो जौ, तिलहन और गेहूँ, ये सब गेहूँ के सीजन में बोई जाती है, इसलिए इसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। लेकिन धान एक ऐसा है जो खरीफ फसल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 54 ना दिया, तो 54 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, बी नंबर होगा, डेयरी विकास। ठीक है, डेयरी विकास हो जाएगा, आंसर आपका बी नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। सन 1935 ईस्वी में हुई थी, सब लोग याद रखना कब हुई थी, सन 1935 ईस्वी में हुई थी। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली सुस्ती मिल कहाँ स्थापित हुई। तो 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे, ये तो क्वेश्चन काफी आसान है, बिस्मार्क, सबको बता देगा बिस्मार्क। ठीक है, लगातार 55, 56, 57, इन तीनों का आंसर आपको क्या मिल रहा है, बी 55, 56, 57, क्या आंसर मिल रहा है आपको, बी करके ही आंसर मिल रहा है। ठीक है, आपका लक अच्छा है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में ईस्वी में हुई थी ना। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लेम्प का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लेम्प का आविष्कार हेम्फ्री डेवी नामक व्यक्ति ने किया था, आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो इसका मतलब समझते हो, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और शासन करो, ये तो अंग्रेजों के द्वारा का था। हाँ, करो या मरो, ये क्या था, भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 60 का आंसर क्या हो जाएगा जी, 60 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था, आपको ये भी पता होगा ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल को हम लोग समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण में किया था ना। चंपारण यहाँ पर देखो ए नंबर में दिया, चंपारण में किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले चीन देश में हुआ था, जो डुप्लीकेट चीज़ें बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है, चीन में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 64 का आंसर क्या होगा, चीन होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है। तो हम लोग पिछड़ा राज्य किसको कहते हैं, बिहार को कहते हैं। बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं।
67 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य है वो जीविकोपार्जन है। जीविकोपार्जन यहाँ पर आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, दोनों का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा, दोनों का आंसर आपको डी नंबर मिल जाएगा। 67 और 66 और 67 दोनों का आंसर डी नंबर मिलेगा। और जहाँ तक अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो इसका भी आंसर होगा डी नंबर। दादा भाई नौरोजी ने लगाया था सर्वप्रथम इसका अनुमान। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है, तो इसका आंसर होगा भूमि विकास बैंक, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, याद रखो, जबकि इसका आंसर डी नंबर था। अब देखो अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को हम लोग उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं ना। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है, बहुत लोग गहन खेती वनोन्मूलन पशुचारण याद किए होंगे, लेकिन इसका आंसर होगा अधिक सिंचाई। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है सोनापी कृषि प्रचलित है। सोनापी कृषि प्रचलित है, तो इसका भी आंसर होगा आपका डी नंबर, उत्तराखंड में प्रचलित है। अब देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन। तो देखिए संचार सेवाओं का अंग तो यहाँ पर देखा जाए तो सब है, तो इसका आंसर हम लोग डी नंबर पर लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका भी आंसर डी नंबर होगा। देखो 4 का आंसर लगता है डी नंबर मिला। अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, तो आप लोग याद करना वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था के समन्वय ये वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ होता है। ठीक है, देखो अब जी अगला क्वेश्चन अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पर आंसर होगा आपका ए नंबर, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, जिसको हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई हम लोग जानते हैं, आरबीआई के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन आपका बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। हमारे रहन सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है, तो आंसर होगा आपका क्वेश्चन में प्रति व्यक्ति आय। और अंतिम क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंतिम क्वेश्चन है बिहार में कितने जिले हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बिहार में कितने जिले होते हैं। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करो, और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको सारा वीडियो यहीं से मिलेगा, सारे सब्जेक्ट आपको वीडियो मिलेगा। और जो मैं एक बार वीडियो बता दूंगा वो बच्चा अगर एक बार फुल वीडियो मेरा देख लेता है तो गारंटी मैं देता हूँ वो एग्जाम में कभी कम नंबर नहीं लाएगा। हर विषय में 90 + 95% उसका नंबर आएगा। ठीक है, इतना समझ लो। ठीक है।